तो लास्ट टाइम अपन ने 2 मॉडल पढ़ लिए थे, थॉमसन एंड रदरफोर्ड। ना नेक्स्ट मॉडल है बोर का। In order to overcome the objection raised against Rutherford model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. उनके मॉडल को देखते हुए उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन जो रेज़ हुए थे उसको ओवरकम यानी उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने कुछ बातें रखी, कुछ पोस्टुलेट्स कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ये निकालते कंक्लूड करते हैं अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। मॉडल ऑफ एन एटम यानी एटम के मॉडल के बारे में जो भी पोस्टुलेट्स इन्होंने रखे वो अपन देखते हैं। फर्स्ट है, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। कुछ स्पेशल ऑर्बिट, जैसे कि उसने कहा था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है ना, क्योंकि वो पार्टिकल एज इट इज़ पास ऑन हो गए थे, तो यानी कुछ ऑर्बिट्स लेवल्स होंगे। तो उन्होंने कहा था कि स्पेशल ऑर्बिट्स ही अलाउड होंगे, यानी एक स्पेसिफिक, जैसे अपने प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूमते हैं, है ना, उनकी फिक्स्ड ऑर्बिट होती है और सबकी कुछ ना कुछ दूरी पे होती है। उसी तरह से सेम यहाँ पे स्पेशल ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करेगी जिनको यहाँ डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें रिवॉल्व यानी घूमेगा कौन, इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ठीक है, रेडिएट यानी एक तरह से रेडिएशन के जैसे एमिट होती है ना, वैसे यहाँ निकलना है। तो जब भी डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो वो कभी भी अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करेंगे, यानी धीरे धीरे अपनी एनर्जी को निकालेंगे नहीं। क्योंकि अभी अपने प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं ऐसे थोड़ी है वो भी अपनी एनर्जी लूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे सन के अंदर गिर जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है वहाँ पे भी, क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्स है जो उनको वहाँ के बनाए रखता है, वहाँ पकड़े रखता है, तभी तो वो घूम पा रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एनर्जी लूज़ नहीं करते। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने निकाले थे। उसके बाद अपने पास स्ट्रक्चर कहीं हद तक आया था कि कैसा होता है एटम का। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। ये जो ऑर्बिट है, सर्टेन ऑर्बिट, यानी ये सेंटर है न्यूक्लियस जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, उसके अराउंड ये ऑर्बिट जो है सर्कुलर रिंग्स है, इनको कहते हैं शेल या फिर ऑर्बिट। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, शेल या फिर ऑर्बिट कहते हैं। और क्या है ये, एनर्जी लेवल्स, यानी इस जैसे देखो ऐसा तो है नहीं मरकरी आगे घूम रहे तो वो कभी पीछे भी जा सकता है, नहीं ना, जो पास में है वो वही रहेगा। उनकी एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, उनके मास के अकॉर्डिंग, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग सब चीज़ें मैनेज्ड है। उसी तरह से यहाँ पे इस शेल में, ऑर्बिट में कुछ मतलब जो जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल इसके बराबर होगी वो ही इसमें घूम पाएंगे। फिर नेक्स्ट शेल आती है तो जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके बराबर होगी, इस शेल में जो एनर्जी है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम पाएंगे, उसके बाद वाले इसमें, उसके बाद वाले इसमें, है ना। तो यहाँ वाला बाहर, तो ये बाद में पढ़ेंगे, बाहर अंदर जाना तो अपन तो समझ में आ रहा है, ये एक तरह के एनर्जी लेवल्स हैं। तो इस ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है और हमेशा वो उसी एनर्जी के साथ घूमता रहता है, कभी उसको लूज़ नहीं करता, रेडिएट नहीं करता। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स KLMN। इनकी स्टार्टिंग देखो, ये फर्स्ट शेल है जो फर्स्ट सर्कुलर रिंग है, इसको K नाम देते, K से स्टार्ट होता है ये। K के बाद आगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलता जाता है, KLMNOP एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और देन नंबर्स, इसके अलावा नंबरिंग भी दे सकते हो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देख सकते हो K शेल को n बराबर 1 दिया है, ये स्मॉल n से ही रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ शेल को यहाँ पे। तो n बराबर 1 या 2 3, m के लिए n के लिए 4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर निकल के आया था अपने पास किसी भी एटम का। उसके बाद देखते हैं न्यूट्रॉन्स। अच्छा, अभी तक तो 2 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जबकि अपन को पता है कि 3 एलिमेंट होते हैं। अभी मतलब अपन तो रिसेंट पढ़ते हैं ना, तो अपन को तो पहले से पता है। उस वक्त इन लोगों को पता नहीं था, तो डिस्कवरी हुई उसके बाद 1932 यानी 32 साल बाद, 1900 में उसकी हुई थी। तो 1932 में जेम्स चैडविक, J.Chadwick जिसने कहते हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था एक और सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एक और पाया जाने वाला पार्टिकल एटम के अंदर, विच हैड नो चार्ज, जिसके पास चार्ज 0 था।
जैसे अभी पढ़ा था प्रोटॉन के पास तो +1 है, इलेक्ट्रॉन के पास -1 है, वैसे इसके पास 0 चार्ज था, कोई भी चार्ज नहीं था। एंड मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन, पर मास किसके बराबर था, कुछ ना कुछ वजन तो होता ही है देखो, तो प्रोटॉन के बराबर उसका मास निकल के आया था, ऑलमोस्ट नियरली, है ना, आसपास ही। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, तो उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम, सब में प्रेजेंट होते हैं ये दुनिया के हर एटम में, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। अब इसमें ऐसी क्या खास बात है देखो, इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज n, इसको n से, इसको इस वाले n से कंफ्यूज मत करना आप, ये n और ये n अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे n से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रॉन को, p से करते हैं प्रोटॉन को स्मॉल, और e से करते हैं इलेक्ट्रॉन को। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एटम का मास कितना, देखो वहाँ पे भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है ना, जितना का सारा मास जो है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है, यही पढ़ा था अपन ने रदरफोर्ड के मॉडल में। तो जो मास एटम का निकल के आता है वो क्या होता है, सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। लाइक 7 प्रोटॉन है 7 न्यूट्रॉन है तो 14 उसका मास हो जाएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको अंडरलाइन भी कर लेना है और ये ध्यान रखना है, क्योंकि एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा आपको। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन भरने तो हैं इन ऑर्बिट में, पर भरने कैसे हैं, अपने को कैसे पता कि एक इस फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, सेकंड में कितने, तो उसके लिए रूल दिए थे बोर एंड बरी ने, साइंटिस्ट, एक बोर था और एक बरी, इनके सरनेम है, नील्स बोर साइंटिस्ट का नाम होता है, ये बोर जिनका सरनेम है। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड, अब ये कुछ रूल्स दिए हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपन को इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। ध्यान रखना ये बात, अब मैंने बताया भी था कि हर शेल की एनर्जी अलग अलग होगी। द फर्स्ट रूल है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला निकल के आ गया है 2n², जहाँ पे n इज़ द ऑर्बिट नंबर है, n वो वाला n बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन जो चल रहा था ना, वो n है यहाँ पे। और इस फॉर्मूले में अपने को जैसे फर्स्ट शेल है k बराबर 1 हो गया, यानी फर्स्ट शेल हो गई k के लिए n बराबर कितना हो गया 1, तो फर्स्ट शेल में n बराबर 1 रखना है, यानी 2n² में n की जगह 1 रखना है मुझे, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2, यानी पहली शेल के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, इसलिए अपन उसमें 2 भर देंगे। अब सेकेंड शेल की बात करते सिमिलरली, n बराबर 2, तो n की जगह 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, यानी इस तरह से सेकेंड शेल में कितने आ जाएंगे 8, थर्ड m शेल में कितने आ जाएंगे 18, फोर्थ n शेल में 32 एंड सो ऑन, इस तरह से कैलकुलेशन चलती रहेगी। तो ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से पता चलेगा आपको किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, यानी जो भी लेयर आउटर मोस्ट सबसे बाहर रहेगी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ही भर सकते हो आप, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं भर सकते हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। थर्ड है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। अब देखो सबसे पहले अपन अंदर वाली शेल भरते हैं, फर्स्ट वाली, जब तक इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 ही आ सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल 2n²। तो इसमें जब तक 2 इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाएंगे आप आगे वाली शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो, यानी पहले वाली शेल को कम्प्लीटली फिल करना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, और उसमें जितने आ सकते हैं फर्स्ट में, लाइक फर्स्ट में 2 आ सकते हैं, सेकंड में 8, तो मैं सेकंड में जब तक 8 नहीं भर देती मैं थर्ड शेल में मूव ऑन नहीं कर सकती, यानी स्टेप वाइज मैनर में अपने को फिल करनी है शेल्स, पहले अंदर वाली सबसे, फिर उसके बाद जाते जाते एंड सो ऑन। आप कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते हो, है ना, छोड़ नहीं सकते हो, स्टेप वाइज चलना पड़ेगा आपको।
अब उसके अकॉर्डिंग देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर बताए हैं स्टार्टिंग के 18 एलिमेंट्स के। आपने पीरियोडिक टेबल देखी है, आपके रिकॉर्ड्स में, प्रैक्टिकल नोटबुक्स में आती भी है, तो कभी देखी हो तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट लिखे होते हैं और लाइन वाइज लिखे होते हैं। ऐसा नहीं है कोई सा भी एलिमेंट कहीं पे भी आ जाता है। तो उसमें स्टार्टिंग से चलना पड़ता है 1 से लेके नंबरिंग करते हुए। तो स्टार्टिंग के 18 एलिमेंट्स जो होते हैं अपने पीरियोडिक टेबल के, जो यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये इनके सारे सिंबल है। Li लिथियम सिंबल होता है, ठीक है। Be बेरिलियम सिंबल होता है, बोरोन सिंबल होता है, C कार्बन का सिंबल होता है। तो ये सारे सिंबल के साथ उनके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है अपन को। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का नंबर क्या है 1, इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। डॉट से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को, ध्यान रखना। और ये सेंटर वाला डॉट तो न्यूक्लियस के लिए, सेंटर वाला डॉट किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। इसको इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना आप, ठीक है। अपन हाइड्रोजन के बाद हीलियम की बात करें तो इस तरफ दे रखा है। तो हीलियम का नंबर 2 है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए मैंने, ठीक है। इसकी फर्स्ट शेल में, दैट इज़ S शेल में, K शेल में, और N बराबर 1 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। देखो ये नंबरिंग से चल रहा है, इसलिए आप स्किप मत करना कोई भी स्टेप। तो इसका नंबर कितना आ गया 3 लिथियम का। तो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब अंदर 2 यानी 2n² के अकॉर्डिंग इस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 2 से ज़्यादा आप नहीं फिल कर सकते। और एक चीज़ ध्यान रखना कि 2 इलेक्ट्रॉन आपने दिखाएं तो इनको एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाना कंपलसरी है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है, ये स्ट्रक्चर आप ऐसे नहीं बना सकते हो। लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने ना आपको फर्स्ट शेल में, तो ऐसे नहीं आप पास पास भर दो 2 इलेक्ट्रॉन, आप इस तरह से नहीं कर सकते, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। उनको आपको मैक्सिमम डिस्टेंस पे दिखाना पड़ेगा, यानी वो एक दूसरे से दूर है, क्योंकि वो सेम चार्ज के हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, रिपल्शन का। लेकिन अगर वो पास पास आ जाएंगे तो रिपेल करके दूर जाना चाहिए। तो ऐसी दूरी पे रखना है कि वो दूर दूर रहे, है ना, मतलब जितना उनके बीच में पॉसिबल हो सकता है। तो अब जैसे सेकेंड शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से भरे जाएंगे कि सबके बीच की दूरी बराबर हो, है ना। ऐसे नहीं आप पास पास दिखा दूँ। तो उसको बनाने का, भरने का तरीका बहुत सोच समझ के किया गया। तो 3 थे, तो अब 2 तो फिल हो गए अंदर वाली शेल में, अब थर्ड का आएगा बाहर वाली शेल में फर्स्ट। इसी तरह से देखो जब बेरिलियम का दिखाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 4 होता है नंबर है, तो 4 के लिए 2 अंदर भर दिया। अब इसके बाद तो बाहर आएंगे, तो बाहर जो 2 भरे हैं वो मैक्सिमम दूरी पे है, देखो, है ना, 180 डिग्री के एंगल पे। इसका नंबर 5 है, तो 5 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन किस तरह से दिखाए गए हैं कि दोनों की ये दूरी और ये दूरी तीनों क्या है, बराबर है, यानी तीनों किसे किसे एंगल पे है, जो 360 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दे 120 के एंगल पे। अब यहाँ देखो 6 था कार्बन में, तो चारों 90 डिग्री यानी 360/4, तो 90 डिग्री के एंगल पे दिखा रखा है। यहाँ 360/5 करोगे, है ना, तो इस तरह से यानी आपको बराबर के एंगल पे दिखाना है। आगे जाते जाते नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। अब फ्लोरीन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आ गए बाहर। अब उसके बाद आ गया नियॉन। नियॉन में देखो 8 इलेक्ट्रॉन भर गए पूरे, और सब बराबर की दूरी पे है ना। अब नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो अब नेक्स्ट भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोडियम में भरने के लिए नई शेल लानी पड़ेगी, क्योंकि इस शेल में तो 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। तो अब उससे आगे आने वाला नंबर, ठीक है, सोडियम का नंबर क्या होता है 11, तो 2 तो अंदर भर दिए, 8 इस सेकेंड शेल में भर दिए। अब 8 और 2 10, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा अपने थर्ड शेल में। तो समझ में आ रहा है इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने। फिर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा 2 8, 2 10 हो गए, अंदर भर गए, 2 बार थर्ड वाली शेल में, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग के 18 एलिमेंट्स के लिए स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लेनी है। आप अपने उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लिख लो, फिर कोशिश करो फिल करने की, अपने आप प्रैक्टिस करो इसकी। अब इधर देखो एक टेबल दे रखी है,
इसमें आपको स्टार्टिंग के 18 एलिमेंट्स के नाम दे रखे हैं सबसे पहले, उसके बाद उनके सिंबल दे रखे हैं, और उसके बाद इनका एटॉमिक नंबर दे रखा है जो कि सिंपल नंबरिंग होती है। उसके बाद उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और उतने ही होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होता है, ये दोनों बराबर ही होते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, देखो हाइड्रोजन में 0 होते हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ध्यान रखना डैश है यहाँ पे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ हाइड्रोजन को इसीलिए प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है, H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं क्योंकि उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, और फिर H+ होते एक इलेक्ट्रॉन होता है वो भी चला जाता है, इसलिए वो सिर्फ एक प्रोटॉन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ध्यान रखने की बात है, ये आप याद नहीं कर सकते हो, ये इसके बराबर नहीं होंगे हमेशा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। फिर है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने कि प्रोटॉन होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, क्योंकि अपने को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना होता है एटम को। अब न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 है तो वो तो चेंज हो सकता है, ठीक है ना, पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर रहेंगे ताकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। फिर इसमें दिखा रखा है, पहले अपन ने K शेल में अपन ने भरा, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो K शेल में भर दिया, इसलिए K में दिखा दिया। फिर हाइड्रोजन के बाद हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, K शेल में ही होते हैं तो K शेल में लिख दिए। उसके बाद लिथियम में 2 K शेल में होते हैं और 1 L शेल में होता है, ठीक है, तो 2 और 1 3 टोटल इस तरह से दिखा दिए। फिर बाद में बेरिलियम में 2 K शेल में 2 L शेल में, एंड सो ऑन करते करते फिर 2,8,1 जब आएगा सोडियम के लिए तो वो एक कहाँ जाएगा M शेल में, एंड सो ऑन करते करते M शेल भी भर देंगे, तो आपके 2,8,8 18 इलेक्ट्रॉन यानी टोटल स्टार्टिंग के 18 एलिमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। अब ये एक लास्ट टॉपिक बचता है वैलेंसी। इसको समझाने के लिए अपन नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे कि वैलेंसी होती क्या है, आपको तब समझ आएगा। ओके, थैंक यू।